हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो एक प्रीवियस वीडियो में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में देखा था, तो उसमें हमने जस्ट हेडिंग्स को कवर किया था। सो नाउ वी आर गोइंग टू कवर द डिटेल्स अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, accounting principles are divided into two parts. One is accounting concepts, the other is accounting conventions. अकाउंटिंग कन्वेंशंस चार्ट होते हैं, तो इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, मटेरियलिटी। तो कंसिस्टेंसी मीन्स अकाउंटिंग रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड कन्वेंशंस शुड बी कंसिस्टेंट इन एवरी ईयर्स। तो इससे क्या होगा, अगर आपके रूल्स जो हैं, कन्वेंशंस, आप जो भी मेथड फॉलो करते हो अकाउंट्स में एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर सपोज आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हो, वो हर ईयर कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अगर वो सूटेबल नहीं है तो आप उसे चेंज कर सकते हो, बट हर बार अगर आप उसे चेंज करोगे तो आपके अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जो होंगे वो कंपैरेबल नहीं होंगे। अगर 2019 का रिपोर्ट है तो 2020 में अगर आपने एक रिपोर्ट बनाया है, दोनों रिपोर्ट्स को आप कंपेयर करोगे तो वो कंपैरेबल नहीं होंगे, क्योंकि उनके मेथड्स, उनके रूल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। सो दैट शुड बी कंसिस्टेंट एवरी ईयर। फुल डिस्क्लोजर, all information which is of material interest to proprietors, creditors and investors should be disclosed in accounting statements. तो ये कन्वेंशन हमें क्या कहता है कि अकाउंट्स के लिए, अकाउंटिंग कम्युनिकेशन के लिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी है, अगर कोई इन्वेस्टर है, कोई भी क्रेडिटर है जो आपके बिजनेस में आपके बिजनेस को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है और वो क्रेडिट में आपको प्रोडक्ट दे रहा है, तो आपके बिजनेस के बारे में उसे सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन का नॉलेज होना चाहिए। वो भले पूछे या ना पूछे, बट आपको वो चीज़ को फुल डिस्क्लोजर करना है। कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, पॉसिबल प्रॉफिट्स आर ऑलवेज इग्नोर्ड बट पॉसिबल लॉसेस आर ऑलवेज कंसिडर्ड। तो ये क्या है, कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस क्या है कि आपको रिस्क से थोड़ा आपको मतलब प्रिवेंट करने के लिए ये कन्वेंशन है। मतलब कि अगर आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है तो आप भले ही उस चीज़ को इग्नोर कर लो, मतलब कि पॉसिबल प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उस चीज़ को आपको इग्नोर करना है। बट अगर कोई पॉसिबल लॉसेस हैं तो लॉसेस को आपको कभी इग्नोर नहीं करना है, लॉसेस के लिए हमेशा तैयार रहना है। Materiality, all material and force which may influence the decisions of the users must disclose। यानी कि कोई भी डिसीजन है, कोई इन्वेस्टर है तो वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसे आप सारे मटेरियल इन्फॉर्मेशन उसे आप कन्वे करोगे ताकि वो डिसीजन ठीक से ले पाए। या फिर आपके बिजनेस के अंदर भी जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, मैनेजमेंट भी जो भी डिसीजंस लेता है, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में आप सारे मटेरियल इन्फॉर्मेशन को ठीक से रिकॉर्ड करोगे, उसे ठीक से एक्सप्रेस करोगे ताकि मैनेजमेंट सही डिसीजन ले पाए। सो नाउ वी शैल मूव टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। द फर्स्ट वन इज बिजनेस एंटिटी। Business is separate from its owners and accordingly all the accounting treatments are done. बिजनेस एंटिटी का मतलब है कि बिजनेस की एक अलग पहचान है और जो लोग उस बिजनेस को चला रहे हैं उनकी एक अलग पहचान है। सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो और जॉइंट स्टॉक हो, तीनों केस में इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। क्योंकि अगर एक पर्सन है जो बिजनेस को चला रहा है, या फिर पर्सन्स हैं जो बिजनेस को चला रहे हैं, अगर वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस या फिर इनकम्स को बिजनेस के एक्सपेंसेस और इनकम्स के साथ अगर उसको इंक्लूड करेंगे, अगर दोनों को एक जैसा मानेंगे, तो बिजनेस के इनकम्स और लॉसेस कभी भी ट्रूली फाइंड आउट नहीं किए जा सकते। तो इसलिए बिजनेस को और जो पर्सन जो उसे चला रहे हैं उन्हें सेपरेट माना गया है और लीगल तरीके से भी उसे सेपरेटली माना जाता है। मनी मेजरमेंट, ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स ही यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। गोइंग कंसर्न,
बिजनेस विल कंटिन्यू एट प्रॉफिट फॉर ए इनडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम। गोइंग कंसर्न के बेसिस पर ही सारे ट्रांजेक्शन्स बिजनेस के रिकॉर्ड होते हैं, यानी कि बिजनेस हमेशा के लिए चलेगा। ये मान के नहीं चला जाता कि बिजनेस 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद बंद हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी एसेट का जो वैल्यू है, जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है, वो वैल्यू मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बल्कि जिस वैल्यू पे उसे परचेज किया गया, उसका जो कॉस्ट वैल्यू है, उस वैल्यू में उसे रिकॉर्ड किया जाता है। एंड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन और रियलाइजेशन उस वैल्यू को मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखा जाता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, assets are recorded in the balance sheet at their purchase value, not at their market value। तो यही है गोइंग कंसर्न का जो मैंने एग्जांपल दिया। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी वही है कि जो एसेट्स हैं वो अपने कॉस्ट वैल्यू में रिकॉर्डेड होंगे, अपने परचेज वैल्यू में रिकॉर्डेड होंगे, ना कि अपने मार्केट वैल्यू में। हमारा फिफ्थ कॉन्सेप्ट है डुअल एस्पेक्ट। एवरी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स अ रिसीवर एंड अ गिवर, yielding of a benefit and giving of the benefit। डुअल कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स जो है उसके दो एस्पेक्ट होने चाहिए, एक पर्सन जो बेनिफिट दे रहा है या फिर एक कोई भी इंसिडेंट जो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, और एक पर्सन या फिर इंसिडेंट जो बेनिफिट ले रहा है। अकाउंटिंग पीरियड, फाइनल अकाउंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन अ पीरियडिक बेसिस विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड और 1 ईयर। एक रेगुलर इंटरवल में होना चाहिए सारे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जो है, प्रेजेंटेशन उनका जो इंटरप्रिटेशन एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंट इंटरवल में होना चाहिए। मैचिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस इनकम फॉर अ सर्टेन पीरियड इज डन बाय मैचिंग द रेवेन्यू अगेंस्ट द एक्सपेंसेस। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हमें फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, तो हमें जितने भी इनकम है उसको और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन दोनों को मैच करना पड़ेगा। रियलाइजेशन, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड एज बीइंग अर्न्ड ऑन द डेट व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू द बायर एंड ही बिकम्स लायबल टू पे। रियलाइजेशन ऑफ इनकम या फिर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस कब होता है? रियलाइजेशन ऑफ इनकम कब मानेंगे? जब आप अपने बिजनेस के थ्रू कोई गुड्स सेल करेंगे और वो गुड्स जो भी बायर है उसके पास जाएगा, तब होगा रियलाइजेशन ऑफ इनकम। मतलब कि तब वो बायर उस अमाउंट को देने के लिए लायबल होगा। एंड टिल दैट आप उस इनकम को रियलाइज नहीं कर सकते। एक्सपेंसेस का भी यही कॉन्सेप्ट है। Objective evidence, accounting records and data reported in financial statements must be based on objectively determined evidence। तो आपके अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में जो भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं उसके एक ऑब्जेक्टिव एविडेंस होने चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ा था वाउचर्स, कैश मेमोस, रिसिप्ट, मतलब कि उसका कुछ एक तो एविडेंस होना चाहिए। Accrual, revenue is recognized when the sale is complete and expense is recognized when it helps in earning any revenue, whether cash is received or not and paid or not respectively। Accrual concept कहता है, जैसे कि हमने realization में पढ़ा, whether income is received or not और whether expense has happened or not, पर अगर वो realize हो जाता है, अगर वो बायर के पास चला जाता है, मतलब कि आप उसे कंसिडर करोगे कि आपके बिजनेस में इनकम किया है। तो एक्रूअल कंसेप्ट में भी वही चीज़ है कि रेवेन्यू कब कंसिडर किया जाएगा? जब आपका सेल कंप्लीट हो जाता है। सेल कब कंप्लीट होगा? जब आपका गुड्स एकदम ट्रांसफ़र हो जाएगा फिजिकली। जब आपका सेल कंप्लीट हो जाएगा तब आप उसे रेवेन्यू कंसिडर करेंगे। और जब एक्सपेंस, कोई भी इनकम आएगा कोई भी एक्सपेंस के थ्रू, तो आप उसे एक्सपेंस कंसिडर करेंगे। टाइमलीनेस, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रेजेंटेड एट द राइट टाइम इज मोर यूजफुल। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो हैं, अगर आपके 1 ईयर के स्टेटमेंट्स हैं और आप उसे 1.5 साल बाद अगर प्रेजेंट करोगे, तो दैट विल बी नॉट यूजफुल इन मेकिंग एनी डिसीजन। सो टाइमलीनेस सेज दैट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स शुड बी प्रेजेंटेड एट द राइट टाइम। जितने पीरियड का बनाया गया है अकाउंटिंग स्टेटमेंट, उसे तुरंत ही प्रेजेंट करना है। So that's much for today's video. So please stay tuned to our channel for all the other accounting videos. Thank you.